फाइनली एक ऐसी इंडियन मूवी आ रही है जिसमें पाकिस्तानियों के लिए बैकग्राउंड में ये वाला म्यूजिक तो नहीं दिखाया जाएगा। और आई एम प्रिटी श्योर कि कैरेक्टर्स भी इस तरह की उर्दू बोलते हुए तो नहीं दिखाई देंगे। अब्बा हुजूर, अम्मी जान, अगर जान की अमान पाऊँ तो मैं धुरंधर मूवी पर एक वीडियो पोस्ट करना चाहता हूँ उसके रिव्यू के लिए। धुरंधर मूवी में लियारी का एरिया बहुत प्रोमिनेंटली दिखाया गया है, जो कराची का एक छोटा और गरीब एरिया है। और उस एरिया को दिखाने की वजह यह है कि इन्होंने मूवी जो बनाई है वो बनाई है कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स के ऊपर, जो 2012 में कराची में क्रैकडाउन हुआ था ऑन द गैंग वॉर, उनके बेसिस पे बनाई है। तभी काफ़ी जो कैरेक्टर्स हैं, बल्कि ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो रियल लाइफ बेस हैं, जैसे रहमान डकैत, चौधरी असलम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब लियारी के एरिया के बारे में पाकिस्तान के तो सारे लोग जानते ही हैं। जो लोग कराची के हैं वो तो सब जानते हैं, जो कराची के नहीं हैं उन्होंने भी उमर शरीफ के जोक्स में तो कभी ना कभी लियारी का नाम सुना ही होगा। तू कौन है रे? हम चंगेज खान है, लड़के के बाप है। हम लालू खेती हैं, किसी के बाप से नहीं डरते हैं। आगे अगर तुम लालू खेत के हो तो हम भी 40 साल से लियारी में रहते हैं। लेकिन मेरे जो इंडियन दोस्त हैं उन्होंने अगर लियारी का नाम पहले कभी नहीं सुना और वो कोई क्लोजली रिलेटिव एरिया चाहते हैं इंडिया का जो कि लियारी जैसा हो, तो वो मेरे जहन में है धारवी, जो मुंबई में बेस है। जैसे धारवी एक छोटा और गरीब एरिया है, इस तरीके से लियारी भी एक छोटा और गरीब एरिया है। शायद एक दो नॉच धारवी से ऊपर होगा, बट मोर और लेस सेम एरिया है। अब जिस तरह हर छोटे एरिया में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती हैं, इस एरिया में भी यही है। लियारी के लोग सॉकर बहुत अच्छी खेलते हैं, लियारी के लोग जो है वो रैप म्यूज़िक बहुत अच्छा गाते हैं, लियारी के लोगों में गदागाड़ी रेस का बहुत ज़्यादा शौक है। लेकिन ये सारी चीज़ें शायद इस मूवी का पार्ट नहीं होंगी। हाँ, इस मूवी में आपको ज़रूर बुराइयाँ दिखेंगी, जो कि लियारी की अंडरवर्ल्ड, पॉलिटिकल कनेक्शन, गैंग्स वॉर, ये सब ज़रूर दिखाया जाएगा। लेकिन पॉजिटिव पे शायद इतना तवज्जो ना दी जाए। अच्छा, लियारी की बात हो रही है तो लियारी में हमेशा से जिस पॉलिटिकल पार्टी का होल्ड रहा है वो है पीपल्स पार्टी। इसलिए मूवी में आपने जहाँ पे भी देखा पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है ना बैनर्स लगे हुए हैं, उनका नाम लिखा हुआ है। ये अलग बात है कि नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं लिखा हुआ, पाकिस्तान अवामी पार्टी लिखा हुआ है, जो कि उर्दू में अगर आप ट्रांसलेट करें तो बिल्कुल सही है। लेकिन पाकिस्तान में भी कोई पाकिस्तान अवामी पार्टी बोलता नहीं है। वैसे अगर आप किसी पाकिस्तानी को भी कहेंगे ना कि पाकिस्तान अवामी पार्टी, तो वो यही बोलेगा यार ये कौन सी पार्टी है, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही बोलते हैं। तो एनीवेज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और लियारी को अगर इतना ही दिखाया था तो मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि इस मूवी में कहीं ना कहीं इस गाने की कोई ना कोई लिंक ज़रूर हो। हाँ, दिला तीर बिजान, जो कि एक पॉलिटिकल सॉन्ग था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, बड़ा एक कोई मास्टर्ड किस्म का ये सॉन्ग रहा है। और वो मुझे पता चला मेरे इंडियन हैदराबादी दोस्तों से कि हैदराबाद की हर शादी में गाना बजना मस्ट है। इट्स आर डेफिनेट, इट नीड टू हैपन। मुझे नहीं पता क्यों एक पाकिस्तानी पॉलिटिकल गाना इंडिया की हैदराबाद की शादियों में इतना कॉमन है। लेकिन अगर आप लियारी और पीपल्स पार्टी तक पहुंच गए हैं तो यार इस गाने का भी एक छोटा सा क्लिप दिखाई देते, हैदराबादी भी खुश हो जाते हैं, हम पाकिस्तानी भी थोड़ा और खुश हो जाते। अच्छा, इस मूवी का ऐड जब मैंने देखा तो मैंने बहुत ज़्यादा गौर से देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफकोर्स एक पाकिस्तान के ऊपर बनी हुई मूवी थी, फिर इतने बड़े बजट की मूवी थी, तो मैं देखना चाह रहा था कि डिटेल्स पे कितना फोकस किया गया है, क्योंकि जितनी डिटेल्स अच्छी होती है मूवी मोस्टली उतनी अच्छी होती है। इस मूवी की डिटेल्स इनक्रेडिबली अच्छी दिख रही हैं अब तक जो मैंने देखी है। जैसे अगर आप देखें तो हर बैकग्राउंड में जितने भी आपको बैनर्स दिखेंगे वो सब उर्दू में लिखे हुए दिखेंगे, या उनका नाम इतना उर्दू में होगा जो कि वाकई पाकिस्तान में रखा जाता है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बैनर्स वगैरह दिखाना। या जैसे ये एक छोटा सा सीन जिसमें पीएमटी फट रहा है तो पीछे खानानी एंड कालिया एक्सचेंज का बैनर लगा हुआ है, जो कि एक एक्सचेंज थी जो कि अब बंद भी हो गई है, उसको भी दिखाया गया, जो कि उस ज़माने में ज़रूर एग्जिस्ट करती थी। फिर इसके अलावा आप देखें जहाँ पे भी आपको कैरेक्टर्स दिखेंगे वहाँ पर उन्होंने सिंधी टोपी पहनी हुई है, चूँकि कराची में ऑफकोर्स सिंध में है और सिंध में लोग सिंधी टोपी ज़रूर पहनते हैं, स्पेशली पॉलिटिकल पार्टी वाले। इवन कि एक जगह तो मैंने एक बंदे को शायद अजरक पहने हुए भी देखा। और अगर आप ये देखें कि रहमान डकैत जब किसी को मार रहा होता है लियारी में, तो वो जिस रेडी पे उसको लगाया हुआ होता है वहाँ पे शायद गुड़ बिक रहा है, क्योंकि वो गुड़ सूखा लग रहा है जो पीछे है उसके, जो कि बहुत कॉमनली लियारी में बिकता हुआ दिखता है। ये सारी बहुत डिटेल वाली चीज़ें थी जो इस मूवी में दिखाई गई हैं, और यहाँ तक देख के लग रहा है कि मूवी की डिटेल्स पे बहुत अमेजिंगली फोकस किया गया है। अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस मूवी का वो है कैरेक्टर्स और एक्टर्स की सिलेक्शन और उनका गेटअप।
देखें, जब भी आप कोई रियल लाइफ मूवी बनाते हैं तो एक्टर सेलेक्ट करना किसी खास कैरेक्टर के लिए, फिर उसका गेटअप वैसा बनाना, और फिर सारी जिम्मेदारी उस एक्टर की रह जाती है कि वो कितना अच्छा परफॉर्म करता है उस कैरेक्टर के लिए। जो मैं देख रहा हूँ इस मूवी में, जैसे संजय दत्त है, उसका गेटअप बहुत अच्छा किया गया है चौधरी असलम के लिए। सेम गोज़ फॉर अर्जुन रामपाल के, उसका भी गेटअप बहुत अच्छा किया गया है मेजर इकबाल के लिए। अगर आप गूगल भी करेंगे तो पिक्चर्स बहुत क्लोजली मैच करती हैं। थोड़ा सा मैं जो नाखुश हूँ वो अक्षय खन्ना के कैरेक्टर से नाखुश हूँ, क्योंकि रहमान डकैत उसको जैसा दिखाया है, और मोस्टली आपने कंपैरिजन में ये वाली पिक्चर देखी होगी जहाँ पे लग भी रहा है कि हाँ, अक्षय खन्ना वाज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू लुकिंग लाइक रहमान डकैत। बट रहमान डकैत रियल लाइफ में ऐसा नहीं दिखता था। मैं लियारी में रहा हूँ, मैंने उसको देखा है, मुझे पता है असल में रहमान डकैत शायद ऐसा दिखता था। ये जो पिक्चर जो कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा विजिबल है उसकी, वो ये है कि वो उसका मग शॉट था, और शायद ये इसकी डेथ पे या किसी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट पे आया था, इसलिए उसके कोई बहुत ज़्यादा पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है। और फिर उस बेचारे के बाल भी बिल्कुल नहीं थे, तो अक्षय खन्ना को विग लगाने से बेहतर था कि उसको गंजाई दिखा देते। लेकिन मैं समझता हूँ कि यार एक मूवी की डिमांड भी होती है, कैरेक्टराइजेशन भी होती है कि भाई आपको कैरेक्टर को खूबसूरत दिखाना होता है। तो उस हिसाब से मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल मूवी में कैरेक्टराइजेशन पे और लोगों के गेटअप पे तो बहुत ध्यान दिया गया है। अच्छा, मूवी के जो एड में मैंने एक चीज़ नोट की कि उस पर लिखा हुआ था इंस्पायर्ड बाय इनक्रेडिबल ट्रू इवेंट्स। यार देखें, ये चीज़ें लिख देने से ना ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ ट्रू इंसिडेंट्स पे ही रिलाई करती हो। बहुत सी चीज़ें देखिए, ड्रामेटाइजेशन का मूवी मेकिंग का पार्ट होता है कि आपको उसको जो है वो इंटरेस्टिंग दिखाना होता है। तो इसलिए आप बहुत सी चीज़ें रियल इवेंट्स में भी ऐसी ऐड कर देते हैं ताकि पब्लिक आगे उसको देखे, वरना मूवी बहुत शायद बोरिंग हो जाएगी। जैसे दिल से मूवी अगर मुझे याद है, तो वो एक रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर ऑलमोस्ट बेस्ड थी कि एक फीमेल सुसाइड बॉम्बर थी, और वो उसने जाके जो है राजीव गांधी के लिए जो सुसाइड बॉम्बिंग होनी थी, और उस इवेंट की है ना एक तरह से एक डिफरेंट टाइमलाइन दिखाई कि उसको रोक दिया गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब रियल लाइफ में आपको भी पता है कि कोई शाहरुख खान की तरह चढ़ के गाना नहीं गा रहा होगा छैया छैया, और इसके बाद कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ होगा। ये सब एक मूवी मेकिंग का पार्ट होता है। इस मूवी में भी अगर आप समझें कि शायद कैरेक्टर्स और इंसिडेंट्स तो रियल लाइफ से लिए होंगे, लेकिन इसके बाद ड्रामेटाइजेशन 80% ज़रूर होगी। ये 20% होगा जो कि सिर्फ एक रिलेट करेगा उन सब चीज़ों से जो दिखा रहे हैं। बाकी 80% वो मूवी मेकिंग और ड्रामेटाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से कोई मूवी हिट होती है। इस तरीके से 5 लोग गली में चलते हुए क्लाशनकोफ नहीं चला रहे होते ज़िंदगी में, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, इस मूवी के लिए मेरे इंडियन दोस्तों से तो बात नहीं हुई, लेकिन जितने भी इंडियन दोस्त मेरे इस मूवी को देखेंगे वो एटलीस्ट अपने जहन में ये बात ज़रूर रखें कि इस मूवी में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कि 80% एग्जेजरेशन है, हाइप है, ड्रामेटाइजेशन है, मूवी मेकिंग की डिमांड है। 20% शायद रियल लाइफ से ये सिमिलर होगी, 80% जो है वो हाइप ही है। तो एटलीस्ट मेरे इंडियन दोस्त इस बात को ध्यान में रखें। मेरे पाकिस्तानी दोस्तों को तो ये सब पता है, तो उनको शायद बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक और सोच जो मैंने पाकिस्तानी कौम की तरफ से, जो बहुत सी वीडियो मेरे सामने इस मूवी के रिव्यू के ऊपर गुजरी और मैंने देखी, कि पाकिस्तानी लोग ये कह रहे हैं कि यार यह एक सोच ये ज़रूर फ्लो कर रही है कि ये स्टोरी जो है वो लियारी की थी, हमारे एरिया की थी, और इंडिया ने इसके ऊपर स्टोरी बना ली। और इस बात पे उनको कोई शिकायत नहीं है इंडिया से कि इंडिया ने क्यों बनाई, लेकिन इस बात का अफसोस ज़रूर है कि ये स्टोरी हमारी थी और हमें शायद बनानी चाहिए थी, लेकिन किसी और ने बना ली। देखें, एज अ आर्टिस्ट, एज अ कंटेंट क्रिएटर, मैं ये बात जानता हूँ कि फ़न और फ़नकार किसी की विरासत नहीं होते। इस तरह स्टोरीज़ भी किसी की भी विरासत नहीं होती। किसी को भी कहीं की भी स्टोरी पसंद आए वो उसके ऊपर मूवी बना सकता है अगर उसके पास रिसोर्सेज हैं। जैसे पाकिस्तान में बहुत पहले एक ड्रामा या एक मूवी आई थी रामचंद पाकिस्तानी, जो कि एक इंडियन के ऊपर थी जो गलती से बॉर्डर क्रॉस आ गया था और फिर शायद पाकिस्तानी हो गया था। तो देखिए, हमारे पास भी कोई अच्छी स्टोरी आई, हमारे पास रिसोर्सेज था, हमने बना ली। मैं बात करूं कि एक द मैसेंजर मूवी हॉलीवुड में बनाई गई थी, जो कि एक मुस्लिम प्रॉफिट के ऊपर, जो उनके लास्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर थी। बट अंग्रेज़ का उससे क्या ताल्लुक, लेकिन उसको एक स्टोरी अच्छी लगी, उसने उसके ऊपर मूवी बना दी और बहुत क्लासिक मास्टरपीस बनाया। उसके बाद रिसोर्सेज है, उसने बना ली, और हम शायद आज भी उस मूवी को प्रेस करते हैं, जितने भी थोड़े लिबरल किस्म के मुसलमान हैं। तो मुझे इंडिया से इस बात पे कोई वो नहीं है। हाँ, लेकिन एज ए पाकिस्तानी मुझे इस बात का अफसोस ज़रूर है कि लियारी जैसा एरिया, जिसे हमने पता है लियारी को आज तक कितनी इज्जत दी है। अगर रिसेंट टाइम में मुझे लियारी का कोई इंसिडेंट याद है ना, जो मैंने कहीं विजिबली सुना हो, जिसको शायद लोगों ने नोटिस भी नहीं किया, वो इस गाने में था। हाँ, कोक स्टूडियो के इस गाने में कना यारी गाना है, और लियारी के लड़के ने गाया है, तभी शायद उसने लियारी का एक वर्ड ये यूज़ कर लिया जिसको शायद किसी ने नोटिस भी नहीं किया कि ये इस गाने में, और इस चीज़ को यूज़ किया गया है। तो हम लोग जब खुद अपनी स्टोरीज़ को ऐसे भाई तन तना छोड़ देंगे, तो ऑफकोर्स दूसरे ही लोग उसके ऊपर स्टोरीज बनाएंगे। अगर आज इंडिया नहीं बनाता तो कसबा हॉलीवुड बना लेता, हॉलीवुड नहीं बनाता तो कोरिया बना लेता, कोई ना कोई ये स्टोरी लेके ज़रूर आपके ऊपर कहानी बनाता। तो भाई
तो दोस्तों ये मेरा रिव्यू था अबाउट द धुरंधर मूवी, a review by a Lyari guy on a movie which is based on Lyari by an Indian cinema. I hope it was Pakistani cinema but it's not. So hopefully मूवी अच्छी होगी, इस मूवी को देखते हैं और अगर फिर टाइम मिला तो मैं ज़रूर उसका रिव्यू भी पोस्ट करूँगा। तब तक के लिए इतना ही, अस्सलाम वालेकुम।